गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय मोस्ट लविंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। मैं 15-20 दिन से इसकी प्लानिंग कर रहा था और ये वीडियो मेरे बहुत ही प्यारे और अजीज़ सेल्स पर्सनल्स के ऊपर आधारित रहेगा। सेल्स पर्सनल जो कि मेरे दिल और जान है, मेरा जिगर है। मैंने 40 साल अपना करियर, 20 साल की उम्र से 60 साल आज लगभग इसी सेल्स करियर की बदौलत दाल रोटी और लाइवलीहुड कमाया है और ग्रो किया है, ज़िंदगी देखी है, दुनिया देखी है। और इसने मुझे बहुत से लोगों से मिलवाया, हज़ारों सैकड़ों लोगों से मिलवाया, व्यापारियों से मिलवाया, डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स से मिलवाया, कॉरपोरेट मैनेजर्स से मिलवाया, सप्लायर से मिलवाया। दुनिया जहां में मेरे को घूमने पे मजबूर किया अपनी दाल रोटी की खातिर, और इसी से मैं सीखा। एक शॉर्ट प्रोफाइल में अपना देना चाहूँगा जिससे कि जो मेरे सेल्स करियर के जो अजीज़ भाई और बहन इन्वॉल्व हैं इस ट्रेड में, उनको मेरे इस वीडियो देख के बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि मेरा भी जो बैकग्राउंड रहा, जो मेरा करियर रहा, कोई छोटा मोटा करियर नहीं, बहुत लंबा करियर है। कई लोग पूछते हैं कि सर आप क्या करते हैं, क्या करते हैं। मैं हंसी में मजाक में कह देता हूँ कि भाई साहब छोटा ही इंट्रोडक्शन दूँ, क्योंकि अगर डिटेल में देने बैठे तो 3-4 किताबें लग जाएंगी। 1983 में करियर स्टार्ट किया, 64 मार्च में बॉर्न हुआ और आज 2025 चल रहा है। और अभी भी आई फील एज एक्टिव एज इफ आई एम जस्ट 27। तो एक लंबा करियर तो हो ही जाएगा। और दिस इज़ इन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज एक बहुत बड़ा डर बैठ गया लोगों को अपनी जॉब्स के बारे में। तो दिस इज़ मेनली मोटिवेटेड गिविंग यू ऑल द एनर्जी यू रिक्वायर टू सस्टेन योर सेल्फ इन लाइफ, टू सर्वाइव दिस हाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एंड टू कीप ग्रोइंग। उसको नॉर्मल लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल लीजिए, आती रहेंगी चीज़ें। तो एक छोटा सा पहले बैकग्राउंड प्रोफाइल दे दूँ, फिर धीरे धीरे आपको गाइड करूँगा कैसे ज़िंदगी जीनी है। तो आप कांटों के जंगल से भी ऐसे निकल जाएंगे जैसे रोज़ पार्क के थ्रू चल रहे हैं। तो मैंने स्कूलिंग कॉलेज अपना लखनऊ से किया, सेंट मेरी सेंट फ्रांसिस से। जो मेरे सीनियर कलीग्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो वेल सेटल्ड हैं। सेंट फ्रांसिस से मेरे 3-4 सीनियर्स सिविल सर्विसेज के टॉपर हैं, यजविंदर माथुर जी, जावेद उस्मानी साहब, सुधीर व्यास साहब। 3-4 जने सिविल सर्विसेज टॉपर हैं जिनकी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू पे फोटोग्राफ्स आई थी एज टॉपर्स। उस कॉलेज से हमने पढ़ाई लिखाई की, जो कि इस कॉलेजेस को जानते हैं, स्कूल्स को जानते हैं कि उधर किस लेवल की पढ़ाई उन दिनों होती थी। 79 में आईसीएसई करना, और तब मेरे को मजाक में मैथ्स में लोगों के 100 में 89-90 आते, मेरे हिस्ट्री में 100 में 99 आए थे आईसीएसई में। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में ऐसे पढ़ता था कंपटीशन सक्सेस रिव्यू से, जैसे गीता का अध्ययन कोई गुरु करता है। उस लेवल की पढ़ाई मैंने की और एग्ज़ाम्स दिए, और 100 में जब 99 आए ऐसे आई वाज एस्टोनिश्ड। हमारे पिताजी पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन से, मम्मी लोग, नाना दादा सब। और ही वॉज अ फाइनेंशियल विजर्ड। हमारे पिताजी श्री कृष्णलाल जी एक मैथमेटिकल विजर्ड थे, आरडीएसओ लखनऊ फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे वो। और जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था, जब लंच करने आते थे और हम स्कूल से लौटते थे, मैं और मेरी छोटी सिस्टर, तो ही यूज़ टू आस्क अस क्वेश्चंस लाइक ऑन टाइम एंड वर्क एंड प्रॉफिट एंड लॉस ओरली। और वो मैं उनको आज के युग का शकुंतला देवी से कम नहीं मानता। वो ही यूज़ टू आस्क मी क्वेश्चंस कि फाइनल 20 पीपल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 10 पीपल टू डू द सेम वर्क। ओरली करते थे। और कैसे उन्होंने सीखा, जैसे हमारे ताऊजी बताते हैं, उंगलियों पे उनको गिनती सिखाई जाती थी, कैलकुलेशन सिखाई जाती थी। माइंड पे वो लोग बहुत ज़्यादा जोर देते थे, यूजिंग द माइंड। क्योंकि जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, दे आर वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। उनको जितना डेवलप करते रहेंगे वो उतना हमें एंटरटेनमेंट देते रहेंगे, सुपर कंप्यूटर की तरफ वर्क करते रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड लॉस, अगर आपने टीवी एक 10,000 का ख़रीदा और 200 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस पे 10% बेचा, तो उसकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगी, इस टाइप के वो न्यूमेरिकल्स मेरे से लंच टाइम में बातें किया करते थे। और सबसे बड़ी बात है, अपने बच्चों से अपेक्षा रखिए कि वो अच्छा करें। पर कभी भी अगर रिपोर्ट कार्ड में फर्स्ट या सेकंड या थर्ड भी आ गया, बाई चांस फोर्थ आ गया, तो थोड़ा सा मुंह बना सकते हैं कि चलो बेटे अगली बार और मेहनत करना कि फर्स्ट सेकंड आओ।
बट आज तक लोग कहते हैं डांटा मारा। मेरे को तो ये समझ ही नहीं आता कैसे डांट और मार का प्रचलन शुरू हुआ। मैं और मेरी सिस्टर बरेली के एक अच्छे कॉलेज में टीचर है पिछले 20 साल से। बहुत फेमस कॉलेज है जिसमें प्रियंका चोपड़ा जी पढ़ी है, सेंट मारिया गोरेटी में। और हमने डांट क्या होती है मदर फादर से कभी सीखा नहीं, मार का तो पता ही नहीं। और आंखों के इशारे में ज़िंदगी जी, और इतनी अच्छी ज़िंदगी जी है कि हम तो चाहते हैं हर घर में माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे ही रखें कि उनको मार पिटाई, डर, रूलर ये सब का पता ही ना हो। यही बच्चों का असली परवरिश है। पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट और बच्चों से प्यार और उनको आँख के इशारे पे हर काम कराना, इसी को असली पेरेंटहुड कहते हैं। बट नाउ टू कट शॉर्ट द बैकग्राउंड, नाउ आई कम टू माई सेल्स करियर। तो मैं पढ़ाई कर रहा था फॉरेन सर्विसेज की। जब 9th-10th में था बहुत शौक था, पिताजी को शौक था कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँ, एक आईपीएस ऑफिसर टाइप से बनूँ, आईएएस आईपीएस समथिंग। और मैं 11th के बाद एनडीए आर्मी नेवी का यूपीएससी एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी कंबाइंड रिटर्न और एसएसबीज में मेरे 2 लाख बच्चे देते हैं, 76th ऑल इंडिया रैंक आया। फिर मैंने टीएस राजेंद्र शिपिंग में 81 में, 79 में आईसीएससी का, 80 में आर्मी वाला किया, 81 में टीएस राजेंद्र शिपिंग में भी लगभग 2 सवा 2 लाख बंदे उन दिनों एग्ज़ाम देते हैं। उसमें मेरा 152nd ऑल इंडिया रैंक आया। और 10 अक्टूबर 82 को मेरे को टीएस राजेंद्र जहाज़ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट द्वारा ज्वाइन करने को कहा गया। पर मैं मेरीन इंजीनियरिंग की तरह इच्छुक था क्योंकि आई वॉज वेयरिंग ग्लासेस। तो आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एमबीए। तो आईएमटी गाज़ियाबाद का फर्स्ट या सेकेंड बैच था, अक्टूबर 83 का। सीबी गुप्ता साहब डायरेक्टर थे। और उसमें फिर मेरा 12th ऑल इंडिया रैंक था। 20 स्टूडेंट्स ही खाली उस बैच में सेलेक्ट किए गए। और आई वॉज शॉक टू सी कि मेरी 12th ऑल इंडिया रैंक आई वॉज ऑन 7th स्काई। बट किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक बड़ा सा बंगला पिताजी लोगों ने बनाया था लखनऊ में, वो बेचारे 1 साल से ज़्यादा नहीं रह पाए। मदर भी एक प्रिंसिपल थी 10-20 साल से लखनऊ में, वो भी 1-2 साल में नहीं रही। और मैं एमबीए करने की जगह जॉब्स में जाना पड़ गया। और फर्स्ट जॉब जब मैंने 83 अगस्त में ज्वाइन किया तो जनपद होटल दिल्ली में मेरा इंटरव्यू एक नागपाल साहब ने लिया था। तब भी कम से कम 150 पौने 200 स्टूडेंट्स आए थे और वो शॉक्ड हो गए कि ये बंदा आर्मी नेवी से लेकर मर्चेंट नेवी आईएमटी गाज़ा सिलेक्शन किया हुआ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट के लिए आया। जेबी मोदी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, यूनिक फार्मास्यूटिकल्स के लिए मैंने अप्लाई किया था। एंड फाइनली नागपाल साहब ने मुझे सिलेक्ट किया और मुझे चंडीगढ़ हेडक्वार्टर भेजा। और यहाँ से मेरा सेल्स करियर शुरू हुआ। और जब मैं लैंड किया चंडीगढ़, और फार्मास्यूटिकल का बैग था मेरे पास, एक मेडिकल रेप वाला, तो मैं सोच रहा था यार ये फॉरेन सर्विसेज में पहुंचना था, ये बन गया पीएसआर, ये क्या हुआ ज़िंदगी के साथ। पर भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। स्टार्ट छोटा हो या बड़ा, बड़ा तो कभी होता नहीं, बीज ही एक पेड़ बनता है, पेड़ कभी बीज तो बना नहीं है ना। तो वो जो बीज थे सेल्स के वो स्टार्ट हुए। जो धूप और गर्मी मैंने उधर के पीजीआई हॉस्पिटल केमिस्ट और डॉक्टर्स के साथ झेली, उसने मेरे वार्म अप किया मुझे सेल्स करियर के लिए जो फ्यूचर में आना था। बड़ा लंबा सेल्स करियर 25-30 साल का। फिर लखनऊ मुझे आना पड़ गया अपने प्रॉपर्टी के लिए। कानपुर में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में ट्रांसफ़र होके, और उसके बाद मेरी शादी एक बहुत ही खुशहाल घर में हुई कानपुर में। और जब शादी हो गई तो क्योंकि हमारे ससुराल वालों को बहुत उम्मीद थी मेरे से, तो हम लोग कानपुर लखनऊ में रह के दिल्ली शिफ्ट हुए। और उधर भी सेल्स में उन दिनों कंप्यूटर्स लॉन्च हो रहे थे। पोटेक कंप्यूटर्स लिमिटेड नाम की कंपनी, एचसीएल के जो डायरेक्टर्स थे, जो श्री राम ग्रुप के डायरेक्टर्स थे, वो लोगों ने स्टार्ट किया था। और ददन भाई ने मेरे को पीसीएल कंप्यूटर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स, टीवी सिग्नल बूस्टर्स वगैरह लॉन्च करने के लिए यूपी, बिहार, उड़ीसा, नेपाल मार्केट्स दिए। और हम लोगों ने कंपनी को लाखों रुपए की सेल दी। छोटा सा ऑफिस था ग्रेटर कैलाश में, पर जो हमने अपना करियर स्टार्ट किया था वो पतंग की तरह उड़ने लगा। और हमारा जो भी ट्रैवलिंग और जो हमारी सेल्स थी वो बढ़ती गई बढ़ती गई। और हमने पीसीएल को एक बेस कैपिटल ग्रोथ दी जो आज बहुत बड़ी कंपनी ओखला में बाद में मैंने जाके देखा बनी। 2-2.5 साल हमने काम किया, बहुत ग्रोथ दी कंपनी को। हमारे जो उसमें सेल्स ऑफिसर्स थे उनको भी मैंने अच्छी तरह ट्रेंड किया। एरिया सेल्स ऑफिसर की पोस्ट पे मैं था। और आपको फोकस रखना है कि कहाँ तक जाना है। ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, जीएम, एवीपी, वीपी, तभी आप कुछ कर पाएंगे अगले 10-12 साल में। ऐसे ही बल्ला लेके मार्केट में घूमते रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, कहीं भी नहीं पहुँचेंगे, कुछ भी नहीं हासिल होएगा। और पीसीएल की वजह से मैं
जब ग्रोथ दी कंपनी को, लखनऊ की प्रॉपर्टीज़ के चक्कर में मुझे लखनऊ आना पड़ा, तो श्रीराम ग्रुप में उषा इंटरनेशनल, जो कि आज भी एक नामी कामी ब्रांड है, और हमारे मामा उसमें सिंगर और उषा में बहुत बड़े सीनियर मैनेजर थे, मुझे मौका दिया गया। उषा की सिलाई मशीन, पंखे चलते थे, बट उषा हम लेक्सस के अप्लायंसेस अभी लॉन्च नहीं हुए थे, और वह अप्लायंसेस लॉन्च करने की जिम्मेदारी ईस्टर्न यूपी में मुझे दी गई। और मेरे साथ एक दो सेल्स ऑफिसर दिल्ली के श्रीराम कॉलेज के विवेक शिवदसानी साहब और कई जने दिए गए, एक टीम दी गई, और हमने लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, झांसी जैसी मार्केट्स में उषा श्रीराम की इलेक्ट्रिक आयरन्स वगैरह लॉन्च करनी शुरू की, और वो स्टार्ट थी अप्लायंसेस की, जो आज लेक्सस नाम से बहुत फेमस है। तो ऐसे मेहनत करके हमने ब्रांड सेट किए। लोग मशीन पंखे जानते थे, अप्लायंसेस जाने लगे, कहाँ कहाँ कितनी मेहनत करके स्टॉल्स लगा के, एम्प्लॉयज़ गारंटेड स्कीम्स दे के, मार्केट्स में डेमो दे के हमने कैसे कैसे प्रमोट किया, कितने डीलर नेटवर्क अलग सा बनाया जो कि पंखे मशीन से अलहदा था। बजाज, फिलिप्स और उन सब डीलर्स को टैप करके बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया, और इतनी सक्सेस हासिल हुई कि एक कुकरेजा साहब थे वेस्टर्न यूपी के, मैं ईस्टर्न यूपी का इंचार्ज था, प्रोडक्ट इंचार्ज, और वो ब्रांड सेट अगर हम लोग टॉप 2 टेरिटरीज़ में ऑल ओवर इंडिया बनने बैठ के। और हमारे वाधवा जी ईडी थे, और हमने बहुत अच्छी ग्रोथ करनी शुरू की। चंडी साहब हमारे ईडी थे, श्रीराम सर हमारे चेयरमैन थे, और कंपनी ग्रो करती है। और जो ट्रेनिंग उषा इंटरनेशनल या श्रीराम ग्रुप देता है, शायद बहुत कम कंपनीज दे सकती हैं सेल्स में। आपको कैसे डीलर नेटवर्क मार्केटिंग डीएनएम प्लान बनाना, कैसे डीलर्स अपॉइंट करना, कैसे नेटवर्क बनाना, कैसे उनको सपोर्ट करना, कैसे उनसे सेल्स लेना, कैसे सर्विसिंग करना, और कैसे हर महीने की आखिरी 30-31 तारीख को अपना टारगेट कैसे भी डू और डाई तरीके से अचीव करना, कि आप अपना टारगेट्स अचीव करें। 31 रात को आपको डिस्पैच ऑर्डर्स बनवाना, पेमेंट्स लाना, और 31 रात को या 30 रात को, जितने का महीना है रात 9 बजे तक पूरा सक्सेसफुली मंथ क्लोज करना, वो मैंने उषा इंटरनेशनल में सीखा। कंपनी ने मुझे उन दिनों में फर्नीचर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, एक सीनियर सेल्स ऑफिसर की पोस्ट पे प्रोडक्ट इंचार्ज से। श्रीनगर वगैरह में हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी, अच्छी फैसिलिटीज़ थी, एक नामी कामी ब्रांड था, और मेरी कंप्लीट ट्रेनिंग जिसे कहते हैं एमबीए की आईएम टाइप से भी हायर लेवल की ट्रेनिंग उन लोगों ने दी हमें। उसके बाद फिर हमें दिल्ली आने का मन हुआ कि ग्रोथ हो, क्योंकि ईस्टर्न यूपी में मुझे लगा कि करियर इतना नहीं पहुंच पाएगा जितना हम ऑल इंडिया लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं अपने मानसिक डेवलपमेंट की वजह से। तो विवेक और मैं दिल्ली आए, उधर हमें मौका मिला एक मर्फी ब्रांड में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का, और जॉब मिली। बहुत ट्राई किया और सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली, कोई बात नहीं, दिल्ली में एक मुकाम बनाना था, स्टार्ट लेनी थी, एंड आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। एंड गॉड इज़ ऑलवेज काइंड। और ये जो नेचर है ना, ये जो यूनिवर्स है, वो आपकी शक्ति को जानती है, और आप यूनिवर्स में अपनी शक्ति को पहुंचाना जानते हो। तो जो जीएम साहब थे, पवन कपूर साहब, वो आए बॉम्बे से, और उन्होंने 15 दिन बाद ही मुझे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से ब्रांच इंचार्ज गाज़ियाबाद वेस्टर्न यूपी का बनाया। एंड इट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ कि एक स्टार्ट हुआ, एक ब्रांच मैनेजर बना मैं। और तब मैंने 7-8 लाख 10 लाख की सेल से 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख देना वेस्टर्न यूपी में, पूरा मोदी नगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, सहारनपुर, रुड़की, नैनीताल, देहरादून, उत्तराखंड, श्रीनगर तक देनी शुरू की। और कंपनी ने रियलाइज़ का पूरा उषा इंटरनेशनल का फॉर्मूला अडॉप्ट किया, नेटवर्क बनाया, डंपिंग नहीं की डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और ग्रोथ आती रही आती रही। और हमारे मार्केटिंग मैनेजर शैलेश कुमार साहब इतने खुश हुए हमसे कि जो भी मेरा ट्रैवलिंग हो, जो भी मेरे एक्सपेंसेस हो, वो मैं खुद ही हैंडल करता था, मुझे किसी चीज़ की सैंक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं थी। इफ़ यू आर डूइंग वेल, यू हैव ऑल द प्रिविलेजेस यू वांट इन सेल्स। सेल्स द बेस्ट करियर आई वुड हैव थॉट ऑफ। मैं कभी सोचता हूँ आज की डेट में भगवान ने मुझे फॉरेन सर्विसेज में क्यों नहीं डाला, मैं 10 कंट्री के नेगोशिएशन करके मसले सुलझाता। पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ग्रोथ है, सेल्स अच्छा करियर कोई नहीं, पर आपको दिल चाहिए, जिगर चाहिए, स्टेमिना चाहिए, पेशेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, नेवर से डाई एटीट्यूड चाहिए। और वर्स्ट कम्स टू वर्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी ना चल रहा हो, तब भी आपके अंदर कसम होनी चाहिए कि आज शाम तक, इस हफ्ते तक ये सेल लेके ही आनी है। ये मेरे सेल्स ब्रदरन की तरफ एक पैगाम है कि खाने पीने के लिए नहीं जीते आप, अपनी पहले लाइवलीहुड होगी तब तो खाओ पियोगे। जब मैं ट्रैवलिंग करता था, जब मैं उसके बाद जब मैं मर्फी में ज्वाइन किया, वो फिर सीएट लिमिटेड ने उसको टेक ओवर किया लखनपाल से,
आरपीजी ग्रुप में गोयनका साहब ने। फिर मैंने एक टीम बिल्ड की और हमारी ज़बरदस्त टीम मैंने बिल्ड की, जिसमें कुछ हमारे स्टार सेल्समैन थे, राजीव शर्मा जी, चतुर्वेदी जी, घोष साहब, लवानिया जी। और हमने एक ऐसी टीम डेवलप की कि वो एक मैजिकल टीम लगती थी। कोई देखता था तो कहता था ये जो मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। दिल्ली जोनल ऑफिस और बॉम्बे हेड ऑफिस हमें मैजिकल टीम कहने लगे। मुझे इस के कारण वेस्टर्न यूपी के अलावा ईस्टर्न यूपी का जिम्मेदारी दी गई, फिर बिहार की ब्रांच सेटअप करने की जिम्मेदारी दी गई, फिर उड़ीसा भुवनेश्वर में ब्रांच सेटअप करने की जिम्मेदारी दी गई। इस जोन नॉर्थ को मैंने इतना डेवलपमेंट दिया, 70-80 लाख की सेल में पहुंचा दी इनकी। इतना ट्रैवलिंग, इतना सब कुछ। मेरे बच्चे कब बड़े हो रहे मेरी पत्नी ही देखती थी। माई 2 daughters दे केप्ट ग्रोइंग, माई वाइफ केप्ट लुकिंग आफ्टर देम। और ऐसे ज़िंदगी जीनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। और उम्र क्या रही होगी, ज़्यादा नहीं रही होगी, 27, 28, 29 कुछ भी रही होगी। और इस तरह ग्रोथ आती रही। फिर कंपनी ने मेरे को वाइस प्रेसिडेंट जगराज मेहता साहब ने बॉम्बे से देखा, कृष्णमूर्ति साहब प्रेसिडेंट ने, कि हमें ऐसा ही बंदा चाहिए डेवलपमेंट ऑल इंडिया के लिए। उन्होंने मुझे वेस्टर्न इंडिया के लिए जोनल हेड बनाया। बॉम्बे मुझे बुलाया। मैं बॉम्बे में महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी का जोनल हेड बना। सीएट लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न का गोल्ड स्टार से हमारा टाई अप होने वाला था, जो कि थोड़ा डिले हुआ। और मेरे को चेंबूर में बंगला कंपनी ने तैयार कर रही थी, तब तक जुहू बीच पे मेरे को ट्रांजिशन बंगला दिया गया, सीएट का गेस्ट हाउस। मेरे सामने फिरोज़ खान साहब का बंगला था, बगल में बाईं तरफ अपना जोधा अकबर वाले अकबर खान साहब का था, मैं बीच में रहता था। और 6 महीने हमने बहुत डेवलपमेंट किया। पर बॉम्बे एक फास्ट शहर है। मेरी बीवी और बच्चे दोनों छोटे थे तब, 9-10 साल के, दिल्ली बेस्ड थे तब। उनका फिर बॉम्बे शिफ्ट होने की बात हुई तो मैं थोड़ा घबरा गया, फिर मैं दिल्ली ही शिफ्ट कर गया। पर हमने बहुत ग्रोथ दी। तो ग्रोथ के लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो फिर वो 4x 6x 8x 10x मेरा ग्रोथ ग्राफ बढ़ता चला गया। और जब मैं ये ग्रोथ दे रहा था तो कुछ लोगों की नज़र मेरे पे पड़ी। मेरे लैंडलॉर्ड्स ने, जब तब मैं रेंट पे था दिल्ली में, सजेस्ट किया कि सानी जी आप इतना काम करते हैं, इतना वेल ट्रेंड एक सेल्स प्रोफेशनल है, तो आप अपनी कंपनी क्यों नहीं लॉन्च करते। तो वो ढलाई का काम करते थे आनंद पर्वत दिल्ली में, हमारे भंडारी साहब। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया इलेक्ट्रिक आयरन्स आप जो उषा श्रम के लिए बेचते अपने बनाइए, बेचिए। तो मैंने कहा अच्छा प्रपोज़ल है, और 100 रुपये आयरन पे भी बचा तो भी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। तो अगर 100 भी बेच ली तो चलो, आई कुड बी बेटर ऑफ देन अ सेल्स पर्सनल। एक स्टार्टअप हुआ। तो 92 में मैंने नताश इंटरनेशनल करके स्टार्टअप किया। और होम अप्लाइंसेस 6-7 वेंडर्स के यहाँ हमारे दिल्ली में, इलेक्ट्रिक आयंस, मिक्सीज, टोस्टर्स, गीज़र्स, ISI गैस ट्यूब्स, ये सब बनवा के अपना ब्रांड से ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया सेल करने शुरू किए। एंड वी बिकेम वेरी फेमस। बहुत अच्छा ब्रांड बना। लोग हमें निकित आशा से कंफ्यूज कर जाते थे बट हमारा एक अच्छा ब्रांड था एंड वी केप डूइंग वेल। बट द मार्जिन वर टू लो। तो दिल्ली से अब तक कानपुर सामान पहुंचता था, रेट्स कम थे। रिटेलर्स तो अच्छा कमाते थे, 200-200 रुपये, हमें 25 रुपये के लिए तरसना पड़ता था। तो लाइफ में कुछ सीखता है। मेरे काफ़ी इनिशियल कैपिटल, मेरे पेरेंटल प्रॉपर्टी के बहुत से पैसे वो सीखने में ही 92 से 2000 में लग गए। इट वॉज अ टफ पीरियड। मेरे घर वालों को भी नहीं पता लगा कि आई हैव यूज्ड अप ऑल द फैमिली कैपिटल फॉर लर्निंग दिस बिजनेस। पर ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए कुछ इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है। बगैर इन्वेस्टमेंट के तो आज तक कोई सीख नहीं पाया। कोई भी पैदा ही नहीं हुआ जो बगैर इन्वेस्टमेंट के या सीखे बगैर सक्सेसफुल हुआ। ये मेरा सबके लिए पैगाम है। सीखना है, शांति से सीखो। डोंट मेक लॉसेस, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर टफ टाइम्स एंड बी प्रिपेयर्ड, कीप प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस। मतलब फेलियर नहीं आएगा, दिस इज नॉट अ फेलियर, ये तो सेटबैक्स है। सीखना जब आता ही नहीं हमें तो कैसे नहीं सीखेंगे, बहुत समय लगता है। एक हमारे मिस्त्री लोग होते हैं, वो भी कहते हैं सर हमने अपना पेशा 10-20-50 साल सीखते सीखते सीखा है। तो आप तो एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको तो सीखने में 10-20 साल लग सकते हैं। बड़े बड़ों को हर करियर में लगे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को 3-4 इलेक्शन लड़के, 5 इलेक्शन लड़के बने हैं। सबको ऐसे ही होता है। अपोलो टायर रौनक सिंह साहब ने लगभग 45 साल में तो अपोलो ब्रांड शुरू किया, सब कुछ करते करते, तो जाके 2-3 हज़ार का ब्रांड, 2-3 हज़ार करोड़ का ब्रांड सेट किया। तो ऐसे होता है। शांति रखो, पेशेंस रखो, और अपने लक्ष्य तक चलते रहो एंड यू विल बी सक्सेसफुल। कभी भी हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत हारने से क्या मिलेगा? अपना जीवन पे आपको डाउट होने लगेगा। वो जो परवरदिगार है ना, जो हमारे परमेश्वर है ना ऊपर, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है,
जैसे कंपनी का सीईओ होता है ना, एक कंट्री का प्रेसिडेंट होता है ना, एक यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल होता है ना, तो ये जो निर्माता है ना इस सृष्टि के, जो रचयिता है ना परमेश्वर, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी को हम कहते हैं, मानते हैं, दत्तात्रेय प्रभु भगवान को मैं बहुत मानता हूँ। तो वो इस जिस भी नाम से आप उनको बुला जाए, निराकार परमेश्वर हैं, वो उनके कई स्वरूप हैं, कई अवतार हैं, जीसस हैं, मोहम्मद साहिब हैं, कई अवतार हैं उनके, है ना। तो वो हर तरीके से देख रहे हैं हमें। एक सीईओ की सीईओ जैसे कंपनी में देखता है ना, ये परमेश्वर इस सृष्टि को देख रहे हैं, उन्होंने वो बनाते हैं, वो बनाया उन्होंने, वो इसको चला रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या सृष्टि अपने आप चल रही है क्या नहीं, अपने आप नहीं चल रही है, पूरी पूरी तरह उनके कंट्रोल में चल रही है, उनके रूल्स के अनुसार चल रही है। अगर लोग कहते हैं ना, मैं धीरे धीरे 10-20 साल में सेल्स और मार्केटिंग करते करते बहुत धार्मिक भी हो गया, ईश्वर के नज़दीक जाने लगा। जब सेटबैक्स आते हैं ना, तो आप किसको ढूंढते हो? सब तरफ घर वाले भी आपको थोड़ा सा डिच करने लगते हैं, तो ऊपर ही देखते हो। तो परमेश्वर जब देखते हैं आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है ना, तो खुद ही आ जाते हैं आपके पास। ऐसे आ जाते हैं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय। ये जो माला है ना, मैं सुबह 4 से रात 1 बजे तक फिरता हूँ, खाली जब टॉयलेट जाता हूँ तो अलग रख देता हूँ मैं। जैसे वाईफाई कनेक्शन आपको चाहिए ना, ब्रॉडबैंड आपस में बात करने के लिए, हमेशा कोशिश रहती है मैं ईश्वर के संपर्क में 24 घंटा रहूँ। वही मुझे गाइड करते हैं, वही मुझे बताते हैं, वही मुझे चलाते हैं, वही मुझे शक्ति देते हैं। नहीं तो हम इंसान में कहाँ इतनी शक्ति है कि हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में जी पाए। बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत कंपटीशन है, बहुत जेलसी है, बहुत हेट्रेड है, बहुत दुष्प्रचार है, डिसइंफॉर्मेशन है, स्ट्रगल्स है, कंपटीशन है। आपके घर वाले भी साथ तब देते हैं जब आप सक्सेसफुल होते हैं, नहीं तो वो खाली आपको कंपेयर करेंगे। बहुत टफ ज़िंदगी है। पर परमेश्वर जब आपको लेके जाते हैं ना, ऐसे लेके जाते हैं जैसे राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन से आप जा रहे हैं। तो परमेश्वर पे हमेशा वो सामने अपने को परमेश्वर के रखिए, उनके बताए हुए सिद्धांतों पे चलिए। और एक चीज़ बताऊंगा, कभी गलत काम ना करिए। जैसे कहा गया है ना कि हर चीज़, मैं तो जानता हूँ, कोई पूछता है ना सृष्टि कैसे चलती है, इन सिंपल। जैसे मेरे को बीएससी फर्स्ट ईयर में लखनऊ यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिला था फिज़िक्स में, और फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। आई कैन टेल यू वन थिंग, हाउ डज द सृष्टि वर्क? द सृष्टि वर्क्स कंप्लीटली एज एटॉमिक फिजिक्स, एक्यूरेटली, इतनी एक्यूरेटली वर्क करते हैं ना सृष्टि, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब उसमें कोई हेर फेर नहीं है, एरर्स नहीं है। जैसे आप डीप जाएंगे ना, कि भगवान ने जब गैलेक्सीज की रचना की, पृथ्वी की रचना की, सूरज से डिस्टेंस जो तय हुआ, वो क्यों इतना डिस्टेंस है, कैसा है, अगर वो कम होता, ज़्यादा होता तो कैसा होता, क्या नहीं, वो मैं फ्यूचर एपिसोड्स में बहुत डिटेल में बताऊंगा। ग्रेविटी और वो बहुत सी चीज़ें हैं कि बहुत एक्यूरेसी से ये सृष्टि बनानी पड़ी परमेश्वर को, तब ये चलती है। अगर थोड़ा भी इनएक्यूरेसी होती, कम ज़्यादा होती, ना चल पाता। ग्रेविटेशनल पुल्स गड़बड़ हो जाते, एनर्जीज गड़बड़ हो जाती, बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो जाती, हम जी नहीं पाते। तो वो इतना जब डिटेल में जानने वाला, इतना बड़ा क्रिएटर, इतना बड़ा दिमाग वाला ब्रह्मांड में, तो कहता हूँ बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े कार्नेगी साहब है, बड़े बड़े स्टीफन हॉकिंग साहब है, चार्ल्स डार्विन है, कई लोग आए, कई लोग गए। मैं तो सबसे यही कहता हूँ, उन लोगों से खास तौर से कहता हूँ जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, उनका भगवान और अपनी शक्ति दे और अपना ज्ञान बढ़ाता रहे। पर जो थोड़ा बहुत डाउट करते हैं, लोग कहते हैं कि कोई तो है जो सृष्टि चलाता है, बहुत बड़ा ये बदनामी है ईश्वर के मतलब पर्सनालिटी पे। किसी को भी आप क्रेडिट नहीं दो इस सृष्टि को बनाने या चलाने में, तो उसको भी दुख होता होगा ना। ऐसा कभी नहीं कहना, समझना उस बात को। समय लगेगा, जब तक ये सृष्टि चक्र है ना, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अब कलयुग चल रहा है। 5,000 वर्ष हुए, 4 लाख वर्ष चलेगा। पर जब तक सारी जीवात्माओं को पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाएगा इस सृष्टि रचयिता की, हर जीव को, तब तक आपको जन्म देते रहेंगे परमेश्वर। आपके कर्म अनुसार अच्छे से अच्छा भी देंगे, और आपके गलत कामों के अनुसार आपको थोड़ा बहुत कष्ट भी भोगना पड़ सकता है। पर वो बहुत क्षमावान है। मतलब जो अच्छे से अच्छा इंसान होता है ना, आपने अपने जीवन में देखा है, तो परमेश्वर से बड़ा कौन हो सकता है ना। उनसे ज़्यादा क्षमा याचना वाला कौन हो सकता है, उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला कौन हो सकता है, उनसे ज़्यादा किसी का ध्यान देने वाला कौन हो सकता है। तो ये तो हमारी गलत सोच है कि कोई नहीं देखता। कुछ लोग कहते हैं, आज कल परसों ही मैं पढ़ रहा था कि ईश्वर ने जब इतनी अच्छी सृष्टि बनाई तो ईवल क्यों बना दिया, उसको हटा देते। अरे उन्होंने नहीं बनाया, हम अच्छा घर बनाते, अच्छा संसार बनाते हैं, चलते चलते दुनिया में क्या क्या आ जाता है, वो खुद ही परेशान होते, माथा पकड़ के बैठ जाते, ये सब कौन लोग क्या कर रहे हैं।
तो इसीलिए उन्होंने वचन दिया, गीता में भी कहा, हर किताब में कहा कि जब जब ये ज़्यादा ही होएगा, तुम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, तो मैं किसी ना किसी रूप में नीचे एक अपोस्टल की तरह, एक अवतार की तरह आता रहूँगा, तुम्हें शक्ति देता रहूँगा, तुम्हारा बचाव करूँगा, और ये जो गलत एलिमेंट्स हैं उनको देखूँगा कैसे आप लोगों ने हैंडल करना है, बट आई हेल्प यू एवरीथिंग। उन्होंने कभी नहीं बनाया ये क्यों कि कष्ट का, अगर वो इतने शक्तिवान है तो खाली अच्छा ही बनाते हैं, कष्ट वो, अरे वो हरण नहीं कर सकते, वो हर चीज़ में थोड़ी इन्वॉल्व करेंगे। आपके घर में आपके पिताजी, आपके दादाजी, मामा जी, नाती, हर चीज़ में इन्वॉल्व होगा, अच्छा लगेगा क्या? इंटरफेरेंस लगेगा ना। तो उन्होंने तो एक सृष्टि बना दी, आपको रूल सेट बता दिया, आपको ब्रह्म विद्या ज्ञान दे दिया, अकॉर्डिंगली चलना, अच्छा करते रहो, फॉलो करते रहो, एज घर में होता है, देश में होता है, दुनिया में होता है, और यू विल रीच टू द टॉप। आप फॉलो ही नहीं करोगे, उसका तिरस्कार करोगे, डिसोबे करोगे, गलत काम करोगे, मदिरा पान खूब करोगे, गलत आदतें डालोगे, तो फिर क्या होएगा? कष्ट ही कष्ट आएंगे ना, दुख ही दुख आएंगे, सुख कैसे आ सकता है? और जो लोग इतने कामयाब हैं, जो अच्छा रूल्स फॉलो करते हैं, उनसे पूछो, उनको सब धन दौलत से मतलब नहीं, वो तो खाली ऊपर एक ही देते हैं कि बस ईश्वर हमें शक्ति देते हैं और हम करते रहते हैं। तो आज का मेरा मेन ये एपिसोड एक स्टार्टिंग है, अगले 10-20 एपिसोड्स में आपको धीरे धीरे और मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। किसी सेल्स पर्सनल को, अभी मैं कुछ बिल्डर से मिला, पिछले 1 महीने से मैं इधर के कम से कम 25 बिल्डर से मिला, बिल्डिंग मार्केट थोड़ी डाउन थी, और बहुत से सेल्स मैनेजर्स बेचारे बहुत काबिल, बीटेक एमटेक, बेचारे परेशान थे कि उनको इंसेंटिव नहीं मिलता है, ऐसा है वैसे, क्या करें सर, आप ही बताइए, आपको इतना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वेल ट्रैवल्ड हैं, आप साउथ एशिया में 10 बार जा चुके हैं, पूरा इंडिया 50 बार, 25 साल पूरे 22 स्टेट्स में मार्केटिंग की आपने, इतने ब्रांड्स को सेट किया, हर प्रोडक्ट में आपने फार्मास्यूटिकल से लेके कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेके बैंकिंग से लेके इंश्योरेंस से लेके अपने कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन का इतना सक्सेसफुल कैरियर रखा। तो हमें गाइड करिए हम कैसे करें। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप कांटेक्ट करिए, विल गाइड यू। कभी दिल ना तोड़े। अब मैंने साहब 3 फ्लैट सेल किए, 6 फ्लैट सेल किए, मुझे इंसेंटिव देते, मालिक कंजूस है, ऐसे वैसे, तो चेंज कर लो। मालिक कभी कंजूस नहीं होता, वो अपनी मजबूरी है उस बेचारे की, वो वैसे ही कंपनी चलाता है। आपको अगर दिक्कत आ रही है 2-4 महीने देखो और अच्छा ब्रांड ज्वाइन कर लो, दैट इज़ द ओनली ऑल्टरनेटिव। कीप ग्रोइंग, डोंट फील डेस्परेट, डोंट फील बैड। किसी को कभी लाइफ में ब्लेम नहीं करो, किसी ने को नहीं ब्लेम करो, अपने बीवी बच्चों किसी को नहीं ब्लेम करो। दे आर ऑल टू हेल्प यू, द होल यूनिवर्स इज देयर टू हेल्प यू। किसी को नहीं ब्लेम करो। अगर लोग आपको हेल्प नहीं भी कर रहे हैं, आपका अच्छा बुरा भी बोल रहे हैं, तो भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, पॉजिटिव रहो हमेशा। ईश्वर कोई ना कोई ऐसे तरीके बना देंगे, सब पॉजिटिव चीज़ें ही आपको नज़र आएंगे, नेगेटिव चीज़ें आप इग्नोर करके अपने रास्ते पे चलेंगे। तो शॉर्ट में कहूँगा, अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया उसकी वजह से कई जने घबराए हुए हैं इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल आवर जॉब्स बी लाइक। आई हैव बीन ट्रेनिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंस द लास्ट 7-8 मंथ्स वेरी थॉरली। और मैंने हाउ टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन माई बिजनेस आई हैव लर्नड वेरी डीपली। और मेरे को एक इच्छा थी अबाउट 2-3 ईयर्स बैक टू राइट 2-3 बुक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और मैं सोचता रहता था, इनफैक्ट आई हैव 2 सेमी एग्रीमेंट्स विद 2 पब्लिशर्स फ्रॉम बैंगलोर एंड दिल्ली टू राइट माई बुक्स। दे आर फॉलोइंग अप विद मी सिंस 7-8 मंथ्स कि सर कब बुक्स दे रहे, कब वी कैन पब्लिश, एंड दिल बी पब्लिशिंग इट ऑन ऑल द मेजर प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑन एयरपोर्ट्स एंड ऑल। तो पहले तो मैं सोचता रहता था, हाउ विल आई राइट दिस बुक्स, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, आई एम बिजी इन माई ओन commercial business duties and responsibilities. But AI has become such a miracle. I have friends in Malaysia and Hong Kong, etc. They're writing books in 10-12 days, 15 days, and they're earning 5 to 7 lakhs per month. AI is such a thing जो आप जॉब 2-3 दिन लगा देते हैं, कोई लेटर ड्राफ्टिंग कुछ भी करने के लिए, आपको वो 5-7 मिनट में, 2 मिनट में इतना परफेक्ट देता है एडवाइस और हेल्प देता कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इट्स अ बून फॉर ग्रोथ। वी आर लिविंग इन द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइव्स, सो डोंट बी स्केर्ड ऑफ इट। इट्स हेल्पिंग यू टू बी प्रोडक्टिव। हाँ ज़रूर, अभी पढ़े लिखों का ज़माना है। कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग। जैसे आजकल के आई ट्रैवल ग्लोबली, आपको एयरपोर्ट्स पे जाए ना, तो एयरपोर्ट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए भी बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि इतने एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, वॉकवेज, ये है वो है कि anyone, an aged person, a person who is not so well educated will face a big problem. So train your children.
और इधर मैं अपना थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा, ये अपने करियर के थ्रू व्हेन आई वाज ट्रेनिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चैट जीपीटी, तो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग ऑन अदर रीसेलिंग प्लेटफॉर्म्स एंड ई कॉमर्स एट्सेट्रा। जब यूट्यूब का ट्रेनिंग मैंने अपने विजय प्रिंस साहब से अपना ली साउथ में, और बहुत अच्छा उन्होंने ट्रेन किया 2-3 बार मुझे, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फॉर ट्रेनिंग मी सो मच। अभी वी हैव 2 यूट्यूब चैनल्स जिसमें हम 10-12 वीडियोज़ दे चुके हैं, ऑल यूजफुल वीडियोज़ विच विल ऑल बी यूजफुल टू यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डीपली यूजफुल अक्रॉस योर लाइफ्स, है ना। गुड़ से गुड़ ज्ञान जो कोई नहीं शेयर करता, धीरे धीरे मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ शेयर करूँगा, बिकॉज ज्ञान ही शक्ति है। उसके आपके पास 10,000 रुपया भी है और आप कुछ कारोबार करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आपके पास लाखों करोड़ों रुपया होना ज़रूरी नहीं है, आपको सही गाइडेंस होना ज़रूरी है। क्या प्रोडक्ट करें, किस एरिया में करें, कैसे करें। आप बिल्कुल परेशान हैं, जॉब जाने वाली है, कैसे करें कि जॉब बचे, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, करियर एडवांसमेंट चाहिए। आई बीन अ रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, जीएम विद सेवरल कंपनीज, ब्रांड्स को डेवलप किया। आई नो हाउ टू। वो बेचारा अभिमन्यु को तो उसमें जाना आता था, चक्रव्यूह में बाहर नहीं निकलना आता था। आई विल टेल यू हाउ टू कम आउट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक एनीथिंग, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इन एंड आउट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स अक्रॉस माई करियर ऑफ लास्ट 40 years. So I'll do my best to help my brothers because I love my sales people, marketing people like anything. वो कितनी बेचारे जान देते हैं कंपनी का ब्रांड बिल्ड करने के लिए। वही हैं जो प्रोजेक्ट्स वाले तो बनाते हैं, वर्कर्स भी बनाते हैं, डिज़ाइनिंग भी बनाती है, सबका ही बनाता है, पर अगर बिकेगा नहीं माल तो क्या होएगा। सेल्स और मार्केटिंग वाला ही तो कंपनी चलाता है भाई। तो सेल्स एंड मार्केटिंग वालों को, बिल्डर्स को हैट्स ऑफ, जो कि अपना पूरा टाइम देते हैं, एक करियर बन जाता है उनका। और जब उनको मज़ा आने लगता है, कितना भी टफ हो, इस करियर को छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट। सेल्स में आई हैव सीन, हमारे दो सन इन लॉज है, द एल्डर वन, मैं सोचता था मेरे से अच्छा सेल्स मार्केटिंग का पर्सन बहुत रेयर होएगा दुनिया में, पर मैंने देखा वो तो 8 साल से एक मल्टीनेशनल बैंक में टॉप कर रहा है, और उसकी पर्सनालिटी देख के ही समझ आता है गॉड गिवन गिफ्ट है। मैं तो धीरे धीरे डेवलप हुआ, कई गॉड गिवन है देखे डेवलप है। डेवलप तो आपको करना पड़ेगा, और जब आप डेवलप हो जाओगे तो स्काई इज़ द लिमिट। आप कितना ग्रो कर सकते हो, आपका क्या एनुअल पैकेज, इज नो एंड टू इट। आजकल 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ साल का इज़ अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि आप रेवेन्यूज़ दे रहे हो ना कंपनी को, 2-4-10 करोड़ कमा के देते हो। दिल्ली से ही तेल निकलता है भाई। जब तक आप 10-20-30 लाख कमा के नहीं दोगे कंपनी को, कंपनी होगा 2-3 लाख का चेक कैसे देगी, नहीं दे सकती ना, कौन अपने से दे सकता है। सो नेवर ग्रज एनी मैनेजर की ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, उस पर भी प्रेशर्स है ना। सो अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई वॉन्ट टेक इट टू लॉन्ग, आई विल जस्ट प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि इस युग में अभी भगवान ने अच्छा किया, अभी धीरे धीरे शांति हो रही है। इज़राइल में भी थोड़ी शांति हो रही है ना, थोड़े होस्टेजेस वापस हो रहे हैं। ट्रम्प साहब शायद पुतिन के साथ मिलके यूक्रेन में भी लड़ाई थोड़ी कम कर दें, और सबके बीवी बच्चे, सबकी कंपनीज राज़ी खुशी से काम करें, फ्यूचर में शांति से काम करें। पैसा आता जाता रहेगा, हिम्मत नहीं हारना, ज़िंदगी शांति से चलेगी, बहुत आगे तक चलेगी। ईश्वर ने एक ज़िंदगी दी है, आगे पीछे का पता नहीं, पुनर्जन्म में आप क्या बनोगे क्या नहीं उसका भी पता नहीं। जो है वो तो सामने है ना, उसको तो ठीक से 10-20-50 साल निभा लें, फिर आगे की आगे देखेंगे। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू।